क्योंकि जो तेरा थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो होता है हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन करके एक रिएक्शन बनती है और वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का तुझे आइडिया होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की जैसे डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, बट हमेशा ये बात सही नहीं होती। हमेशा गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं होता। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं कहते। ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्या होता है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये बात तो तुझे पता है। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ, अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं इसके अंदर, तो जब F2O2 के साथ कंबाइन करता है तो हमें O2F2 मिलता है दोनों की रिएक्शन के बाद। लेकिन जब तू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, तूने पिछली बार रिडॉक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल एटम की ज़ीरो होती है। और जब इधर आएगा तो O2F2 के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब ये O2F2 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर O और F को जब ब्रेक करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और अगर किसी भी स्पीशीज़ पे -1 का चार्ज होगा, मतलब उसने क्या किया है, 0 से -1 में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो हमारी जो हमेशा वाली डेफिनेशन होती है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है, उसके अंदर हर केस में वो सही प्रूव नहीं होगी। गेन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखियो। कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कब नहीं होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जब ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बेसिकली हम यहाँ फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इस केस के अंदर क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या बन गया है हमारा, गेन ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बिकम ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो और चीज़ है वो क्या है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है जो हम पढ़ते हैं, वो होती है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। हमारे चैप्टर के अंदर जो रिडॉक्स के अंदर बेसिकली हम ध्यान रखेंगे वो यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बेसिकली इसके अंदर दो ही डेफिनेशन ध्यान रखियो, गेन ऑफ ऑक्सीजन और क्या होता है तेरा ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ हम क्या ध्यान रखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा होगा रिडक्शन। और वही इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो तेरा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लॉस होगा ऑक्सीडेशन, लॉस होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और जो गेन है वो क्या होगा हमारा रिडक्शन। दोनों चीज़ें क्लियर है इसके अंदर। बाकी चीज़ें चाहे पढ़ चाहे मत पढ़, बाकी थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो याद करने की बात होती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लॉस हुआ, उससे कोई भी मतलब नहीं है। रिडॉक्स के अंदर हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात देखो समझ आ गई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब आगे मूव करते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं, एक तो होता है इसके बाद ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट को कैसे ध्यान रखिएगा कि एजेंट वो होता है जो दूसरों का काम करता है। जैसे हम डिटेक्टिव एजेंट की बात करते हैं तो मैं किसी डिटेक्टिव एजेंट को हायर करूँगी तो वो मेरा काम करेगा। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से याद रख ले, एजेंट दूसरों का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब मैं बात करूँगी तो क्या होगा, वो खुद का तो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या कराएगा,
रिडक्शन। इसको याद करने का सिंपल यही तरीका होता है कि जो हमारा एजेंट है वो दूसरों का काम करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, अगर मैं बात करूँ OA है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, वो खुद का तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद का तो ऑक्सीडेशन करे, खुद का तो क्या करेगा रिडक्शन, दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट दूसरे का काम करेगा, दूसरे का क्या करेगा मतलब अदर्स का क्या होगा, दूसरे का क्या, अदर मतलब कोई भी दूसरे, उसके का क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। और रिडॉक्स के अंदर दो ही प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। एजेंट दूसरे का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज़ होगी जो खुद का तो दूसरे का तो क्या करेगी ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगी रिडक्शन। बात समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरी स्पीशीज़ हमारे पास जो आती है ध्यान रखने वाली, वो आती है रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर से ये एजेंट है, एजेंट है तो दूसरे का काम करेगा, मतलब दूसरे का क्या कराएगा रिडक्शन, अदर्स रिडक्शन, दूसरे का रिडक्शन कराएगा और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। अब दूसरे का रिडक्शन का मतलब क्या है, दूसरी स्पीशीज़ के अंदर से क्या करेगा, दूसरी स्पीशीज़ में क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ध्यान रखियो, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, तो बहुत ध्यान से समझ ले। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो खुद तो क्या करेगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस, लॉस, और ये सब किसका होगा, ये सारी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसके अंदर बेसिकली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं। अब देख, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ गया तेरे को, तो उसके बाद आता है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है किसी की भी स्ट्रेंथ, किसी की भी क्षमता कितनी है किसी चीज़ को करने की, किसी की क्षमता कितनी है कि अब पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है एबिलिटी, जिसको हम हिंदी में क्षमता बोलते हैं। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल में हम ये देखेंगे कि किसका कितना पोटेंशियल। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि तेरा पोटेंशियल है कि तू एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ सकता है, मैं 2 पढ़ सकती हूँ एक दिन में, तो मेरा पोटेंशियल क्या है 2 चैप्टर पढ़ने की क्षमता है, और तेरा क्या है 4 है। तेरे पोटेंशियल की वैल्यू 4 हो जाएगी, मेरे पोटेंशियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पोटेंशियल बेसिकली एबिलिटी होती है। अब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन करना इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे मैंने कोई भी स्पीशीज़ बोल दी, जैसे ए एग्जांपल ले लिया, जहाँ भी मैं ABC लिखूँ, कोई भी एलिमेंट आए, कोई भी मेटल आए, कोई भी नॉन मेटल आए, कुछ भी आए, तो सबके लिए सेम चीज़ होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल ले रखा है ए हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ए की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, की उसकी कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा टेंडेंसी है, लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो कम उसकी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। अब जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब खुद का क्या करा रहा है रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या करा रहा है सेल्फ, तो क्या हो गया उसका रिडक्शन हो गया, खुद का जो गेन कराएगा इलेक्ट्रॉन्स। और जो खुद का रिडक्शन कर रहा है मतलब दूसरे का क्या कराएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या कराएगा ऑक्सीडेशन, तो वो क्या बन जाएगा तेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। समझ आ गई देखो ये बात, ठीक है। अब इसके बाद आगे सेम आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। अगर ऑक्सीडेशन क्या होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होगी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर तेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि सवाल कैसे आएगा, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बेसिकली ये दे दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे देख, ए हैज़ बेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन बी विच इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ए और बी की जगह कोई भी मेटल आए, कोई भी नॉन मेटल आए पीरियोडिक टेबल से, सबके लिए एक ही तरीका अपनाया जाएगा, तो उस तरीके को समझ ले। अब देख सबसे पहले तुझे ये चीज़ें देखनी है कि तुझे दिया क्या क्या हुआ है।
तुझे दिया हुआ है कि जो हमारा ए है, क्या दिया हुआ है तुझे कि जो हमारा ए है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ए स्पीशीज़ है, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करियो जैसे मैं बता रही हूँ। ए है, उसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका मतलब क्या होगा कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब वो क्या कराएगा, सेल्फ रिडक्शन कराएगा। जो खुद का रिडक्शन कराता है वो दूसरे का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। उसके केस में क्या होगा, अदर्स ऑक्सीडेशन। जो खुद का रिडक्शन कराता है वो दूसरे का अच्छा ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। और मैंने बताया कि एजेंट दूसरों का काम करता है, एजेंट दूसरों का काम करता है, तो अदर्स में क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ए हमारा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब बात समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन करने का तरीका देखो, ठीक है। अब इस तरीके से तुझे समझ आ गया कि तेरे से यही पूछा था कि रिड्यूसिंग एजेंट बेटर कौन सा है। अब तेरे को ये पता चल गया ए तो हमारा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मेरे पास ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ए क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेरे पास अब बी क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास दो ही स्पीशीज होंगी एक चीज़ के अंदर, हम एक से इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं हो सकती। या तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर एक स्पीशीज़ हमें पता चल गई कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली जो रह गई वो होगी। सपोज मैंने कहा कि ए ऑक्सीडाइजिंग थी बेटर, तो तेरे से पूछा था रिड्यूसिंग कौन सी होगी, तो कौन सी स्पीशीज हो जाएगी, बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ आ गई तुझे ये बात। तो अब आगे बताती हूँ। अब देख सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी हैज़ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ए, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी हैज़ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बी का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा, दो चीज़ें करेगा, सेल्फ तो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और अदर्स का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। पोटेंशियल खुद की एबिलिटी होता है, ये बात ध्यान रखिए। एजेंट दूसरे का काम करता है और पोटेंशियल हमारी खुद की क्षमता होती है। अब तेरी खुद की क्षमता है तो कितने चैप्टर पढ़ सकता है एक दिन में, मेरी खुद की क्षमता है मैं कितने चैप्टर पढ़ सकती हूँ। तेरा और मेरा इस चीज़ में कोई कनेक्शन नहीं होगा। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, और अब एजेंट दूसरे का काम करता है। तो अदर्स वाला कौन सा है, रिडक्शन। तो हमारा जो बी होगा वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बी लेके शुरू किया था, जो पहले दे रखा है कि कौन सा क्या ज़्यादा है वो लेके शुरू करते हैं। अब मेरे को पता चल गया क्या कि बी तो जो है मेरा वो है मेरे पास बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरा बी तो क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे से पूछा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब मेरे से मेरा ऑटोमेटिकली ए क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ से तो कुछ कंक्लूजन निकाल सकता है बहुत आसानी से, जो तुझे मैंने फर्स्ट पेज के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो मेन पॉइंट तुझे याद रखना है वो यही है, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एजेंट दूसरे का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन दूसरे का करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। और देख एक बात और ध्यान रखियो, जब खुद का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। तो जो स्पीशीज का रिडक्शन होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आ जाएगा किस पे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस स्पीशीज का रिडक्शन होगा उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तभी तुझे चार्ज बैलेंसिंग का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सीधा सीधा कंक्लूजन लिख दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या नहीं है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अदर्स ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन, अदर्स रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये लिख रखी है यहाँ पे। और रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज़्यादा खुद को रिड्यूस कर लेगा, और खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब वो खुद को जितना, मतलब वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करा। इससे तू डायरेक्टली याद भी रख सकता है अगर तुझे दिया गया है। वैसे मैंने तरीका बता दिया, वो ज़्यादा अच्छा है, तू कर ले। तो इसके बाद ये है कि मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर कोई भी स्पीशीज़ वो जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग होगा एजेंट और पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड ऑन द अदर हैंड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये था सारा किसके बारे में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इससे बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है कि कौन दो स्पीशीज़ दे रखी होंगी, बता देगा कि किसी एक स्पीशीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है दूसरी से, तो तू ये बता कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ए या बी की जगह, ए और बी जहाँ मैंने यूज़ किया वहाँ या तो ए या बी डायरेक्ट आएगा या कोई भी दो एलिमेंट के नाम आएंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट से कंपैरिजन करा ले, सभी के लिए तेरा ये कंपैरिजन सेम ही रहेगा। ठीक है, अब तुझे ये बात तो समझ आ गई। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने बेसिकली रिडॉक्स के बारे में बात किया था। रिडॉक्स रिएक्शन तुझे पता ही है वैसे तो, कि जिसके अंदर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करते, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। वो रिएक्शंस कौन सी होती है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम किससे डील करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से डील करते हैं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होने से हम डील करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो से हमारी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है हमारी इलेक्ट्रो से, और केमिकल एनर्जी आती है हमारी केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गई, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जीज फ्रॉम इलेक्ट्रो एंड केमिकल एनर्जीज फ्रॉम केमिस्ट्री। इसके अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दो चीज़ें हैं। हाउ टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और हाउ टू कन्वर्ट दिस केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं दोनों का एक दूसरे के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज करना। जैसे अब एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक केमिकल एनर्जी है, तो कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, इसके अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या होगी, जो एनर्जी होती है हमारे केमिकल कंपाउंड्स के बीच में, जो हम जनरली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं। जो हमारे कंपाउंड्स की एनर्जी होती है वो कैसे हमें शो होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। द एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और अब इसके बाद देख, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कन्वर्जन होता है, तो इसको कन्वर्जन भी मैंने लिख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। अब इससे मैं बेसिक आइडिया बता देती हूँ तुमको। इसमें क्या होता है, जैसे कन्वर्जन है, जो तूने सेल्स पढ़े सुने होंगे क्लास में, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये दोनों कन्वर्जन इसी तरीके से होते हैं। तो कन्वर्जन में सबसे पहले तो क्या होगा कि कन्वर्जन हम करेंगे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है।
फ्रॉम मतलब बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नहीं कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से अकर होता है। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। बट जब तू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी, जो खुद ब खुद होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना पड़े रिएक्शन के होने के लिए। जिस रिएक्शन के होने के लिए हमें कोई और बाहर से सोर्स प्रोवाइड करना पड़े वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन खुद ब खुद होए, हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो हमारा कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उस प्रोसेस के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम कुछ सेल्स क्रिएट करते हैं। और बेसिकली सेल्स हम यहाँ पे कौन से की बात करेंगे, पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है और उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो वाले जो हमारे सेल्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बेसिकली ये तो इंटर कन्वर्जन के लिए सेल होते हैं, दोनों के लिए इंटर कन्वर्जन को शो करते हैं। ये किसको शो कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ये कहलाता है हमारा इंटर कन्वर्जन। अब इसके अंदर बात करते हैं, जैसे हमारे दो तरीके के सेल हो गए, गैल्वेनिक सेल और कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, हमारी केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये आती है एक इम्पॉर्टेंट बात। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने यही चीज़ें पढ़नी है, यही मैंने बात दोबारा लिख रखी है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, और ये मैंने तेको सब बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो हमारी क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ। और सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होगी कौन सी हमारी, जिसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं रिएक्शन को कराने के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। अब सब दोनों सेल्स को हम एक एक करके पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है हमारे दो तरीके के हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल देख लेंगे। गैल्वेनिक सेल के अंदर अभी भी मैंने बताया था जैसे कि कन्वर्जन होगा तेरा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन जो होगी उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे तुझे देखने को मिलेगी, रिडॉक्स रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर दोनों प्रोसेस टेक्स प्लेस करेंगे, तेरे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी बेसिकली ना दो तरीके की होती है, डायरेक्ट रिडॉक्स और इनडायरेक्ट रिडॉक्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन का। ZN, ये एग्जांपल है, ये है हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन का। इसी से बेसिकली तुझे पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जनरली जिंक और कॉपर का एग्जांपल देखो नॉनेस्ट इक्वेशन के अंदर, और जब डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करते हैं तब भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होती है, ZN प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, ZN2 पॉजिटिव प्लस कॉपर के अंदर। तो अब इससे देख, इससे एक बात पता चल रही है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेक्स। ZN किसके अंदर चेंज हो रहा है, रिएक्शन को देख, ZN जाकर के चेंज हो रहा है ZN2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। एरो से जो राइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट की साइड अगर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं मतलब उनका लॉस हुआ है, अगर रिएक्टेंट की साइड इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं मतलब उनका गेन हुआ। ये बात भी ध्यान रखियो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
अगर रिएक्टेंट की साइड हमने इलेक्ट्रॉन्स को लिखा है मतलब हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर हमने प्रोडक्ट की साइड इलेक्ट्रॉन्स को लिखा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। ठीक है, और अब ये तो जिंक के अंदर क्या है, और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि ऑक्सीडेशन होता है तो स्पीशीज पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो अब Zn पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन। और अब इधर देख कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखियो, नेगेटिव ना आए तो पॉजिटिव से न्यूट्रल भी जाएगा तो भी वो रिडक्शन होती है। तो एक तेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एक क्या हो गया, रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को देख, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और कॉपर किसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो इसमें यहाँ पर देख के ओवरऑल सेल रिएक्शन तुझे लिखनी होगी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो चीज़ें कॉमन है वो काट दे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट के क्या बच गया, रिएक्टेंट की साइड में Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, किस में चेंज हो रहा है, क्या क्या बच गया, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। समझ आ गई ये बात। ये इस तरीके से नेट सेल रिएक्शन, जो ये ऊपर मैंने पूरी रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है वो इन दोनों के सम से बनी हुई है, इन दोनों को ऐड करके, जो ये दोनों नीचे रिएक्शन करके उन दोनों नीचे रिएक्शन को ऐड करके मेरे को ये ऊपर वाली रिएक्शन मिली है। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल को याद ही कर लियो, याद तो करना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल को याद रख लियो, क्योंकि गैल्वेनिक में पूरे में ये नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स रिएक्शन दो तरीके की थी, डायरेक्ट रिडॉक्स और इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, जिसके अंदर जो जिंक और कॉपर है, हमारा जो ये जिंक और कॉपर है ये एक ही जगह प्रेजेंट हो, मतलब एक तो जिंक की रॉड हो उसको डिप कर दिया गया है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। जिंक एंड डायरेक्ट रिडॉक्स के अंदर बेसिकली जो जिंक के एटम्स होते हैं और जो कॉपर के एटम होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब एक ही बीकर के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर एक ही बीकर के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, और अगर दोनों चीज़ें अलग अलग बीकर के अंदर है और उनको हम किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें तो देख सकते हैं आराम से कि इसमें हम एक वायर के थ्रू एक जगह क्या ले रखा है, जिंक की रॉड है और एक्वस ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और दूसरी साइड कॉपर की रॉड है और एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है एक वायर के थ्रू। तो ये हमारी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, हमने ऐसा क्योंकि एक डायरेक्ट रिडॉक्स देखी एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स देखी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है मुझे, तो इलेक्ट्रिसिटी तूने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अब तू इस रिएक्शन के अंदर जो है मैकेनिज्म मैंने जो लिखा उसमें इलेक्ट्रॉन्स देख सक रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो इस वायर के थ्रू मूवमेंट कराएंगे, जो ये वायर बन रही है ना, मैंने पिंक पेन से बना रखी है, इसके अंदर मैं सर्कल कर रही हूँ, इस वायर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएंगे और उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो करंट प्रोड्यूस होगा, उसी वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वही हमें काम करना तो और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, एक ही बीकर के अंदर तूने दोनों चीज़ें रख दी तो जगह ही नहीं है उनके पास फ्लो करने के लिए, कोई पाथ ही नहीं है फ्लो करने के लिए, वो फ्लो कहाँ करें। इसीलिए हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को, गैल्वेनिक जो सेल होता है वो किस चीज़ को कंसिडर करता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को। सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि जब हम जिंक की रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एक वायर की हेल्प से कॉपर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है Zn और कॉपर 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और कॉपर, इनके नीचे लेस स्टेबल और इनके नीचे मोर स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो Zn2 पॉजिटिव आयन जब सॉल्यूशन में जाते हैं
तो वो उनको जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और वो सॉल्वेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये Zn2 पॉजिटिव का आयन है, तो ऑक्सीजन है, ये इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है। तो ये इससे अट्रैक्शन शो करते हैं और ये हर जगह ऐसे जो है इससे कनेक्ट हो जाता है। और इसके कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, मतलब ये इसको सॉल्वेट कर देता है। इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। ये Zn2 पॉजिटिव है, मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे, ये चारों तरफ से ना इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पर इतना इतना आ रहा है, तो ये अट्रैक्शन शो करने की कोशिश करूँ। ऐसे ही हर जगह से इसको अट्रैक्शन मिल जाती है वाटर के अंदर। तो अट्रैक्शन मिल जाएगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी मतलब स्टेबिलिटी उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक गैल्वेनिक सेल्स मैंने बोला था तेरे को शुरुआत में। तो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल, और डैनियल सेल के अंदर यही रिएक्शन यूज़ की जाती है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग Zn2 पॉजिटिव और Cu2। मैंने अभी ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन का तेरे को एग्जांपल दिखाया था, वही रिएक्शन बेसिकली हमारी यूज़ की जाती है डैनियल सेल के अंदर। ठीक है। डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, एक वही चीज़ जिंक का सॉल्यूशन, जिंक के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड को प्लेस कर दिया जाता है, और साथ में दूसरे बीकर के अंदर कॉपर रॉड को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब होता है वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे पास लैब में। तो उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हम किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू। और वायर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। बल्ब से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर के थ्रू वैसे चलती है, तो क्या होता है, हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, जलने लग जाएगा, और बल्ब के जलने से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ कि ठीक। अब हमने क्या सोचा था कि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें मिला क्या, और हमने सोचा क्या था, मतलब क्या क्या चीज़ें हमने सोची थी और क्या क्या चीज़ें हमें मिली। हमने ये सोचा था कि हम जब इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा कि जो बल्ब है वो हमेशा जलता ही रहेगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो करेगा। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अमाउंट या जो भी है वो मेज़र करके देता है हमें। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने यही ऑब्जर्व किया था कि बल्ब जलता रहेगा, और जो जिंक की रॉड है, जैसे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव के अंदर। तो जिंक तो बचेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो रॉड है जिंक की, जो इस रॉड है इसका साइज़ डिक्रीज़ होने लग जाएगा। सपोज़ एक मेरे पास पहले इतनी मोटी रोड है, तो कुछ टाइम के बाद हमारा इंटरप्रिटेशन ये था कि ये रोड ख़त्म होकर इतनी बच जाएगी। मतलब जो ये जिंक है वो किसके अंदर चल जाएंगे, जैसे ये सॉल्यूशन है, इधर जो जिंक है वो जिंक के जो Zn2 पॉजिटिव के आयंस है वो आने लग जाएंगे। हमने ये सोचा था। ठीक है। और उसके बाद कॉपर के अंदर क्या होना था, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा था। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा था। तो क्या हो रहा था, जो कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में आयंस थे वो भी इलेक्ट्रोड के पास आ रहे थे। तो हमारी इलेक्ट्रोड हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा हैवी हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, मास इंक्रीज़ हो जाएगा। हमारी उम्मीदें ये थी कि बल्ब जलता ही रहेगा जब तक दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब बेसिकली एक तो जिंक की इलेक्ट्रोड तो पूरी तरीके से डिमिनिश हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद होगा, या फिर जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस है सॉल्यूशन के अंदर वो ख़त्म हो जाए। इलेक्ट्रोड एक ख़त्म होगी, एक तरफ से आयंस ख़त्म हो जाएंगे। एक्वस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का तो समझ आ गया होगा ना कि ZnSO4 है, तो ZnSO4 है तो किस में ब्रेक होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। सेम तरीके से कॉपर सल्फेट किस में ब्रेक होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो हमें ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने सोची थी कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्या हमने जो सोचा था वो बात सही निकली, तो वो चीज़ देखेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली जो बल्ब है वो ग्लो करने लग गया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, जिंक रोड का वेट डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ। जैसे ही हमने दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया तो कॉपर रोड का वेट बढ़ गया और जिंक रोड का साइज डिक्रीज हो गया। तो मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हमारी जो सारी इंटरप्रिटेशन है, जो हमने सोची थी सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें सही हो रही हैं, हमें इनिशियली ऐसा शो होता है। और साथ ही साथ सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, वो कलर भी फेड होने लग गया था। क्यों? क्योंकि कलर किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से, और वो आयंस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर के अंदर। तो ऑब्वियसली जो कलर है सॉल्यूशन का वो तो फेड होना ही था। ठीक है, तो इस और ये बात मैंने तेको बताई थी, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक डिमिनिश होगा और कॉपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड के अंदर। और हमेशा ध्यान रखियो, आयनिक फॉर्म की वजह से कलर होता है, सॉलिड की वजह से इतना कलर नहीं होता जनरली। तो इसलिए जो ब्लू कलर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से है, वो फेड आउट होता जा रहा है। और इसके बाद शुरुआत में तो हमें सारी की सारी चीज़ें सही सही मिलती गई, जो हमने सोचा था वो सारी चीज़ें मिलती रही। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर गया। हमारा बल्ब जो चला था वो ग्लो करना बंद कर गया। तो हमने ऐसा सोचा कि जब हमारा बल्ब ग्लो करना बंद कर गया तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका यही रीज़न हुआ कि या तो कॉपर रोड, जिंक रोड वैनिश हो गई है। ये जिंक है क्योंकि ये कॉपर नहीं है, जिंक रॉड है। ये यहाँ गलत लिखा है मैंने जल्दबाजी में, कॉपर नहीं है, यहाँ ध्यान रखियो, कर लियो, जिंक है। जिंक रॉड वैनिश हो गई है, या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं। रिड्यूस हो रहे हैं कॉपर के, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। बट जब हमने उस सेल को निकाल करके देखा अपने एपरेटस से तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों चीज़ें गलत साबित हो गई हमारी, जो हमने कारण सोचे थे। क्यों? क्योंकि ना तो जिंक की रोड ख़त्म हुई थी और ना ही कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन रिड्यूस हुए थे। तो फिर सोचा गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर हमने शुरुआत से सारी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश की। तो उसमें क्या हुआ, हमने क्या लिया था शुरुआत में, मैंने क्या बोला था, एक जिंक रोड को एक्वा ZnSO4 सॉल्यूशन में, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। और इनकी जो सॉल्यूशन है, इनकी कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं हम इसके अंदर? 1 मोलर। शुरुआत में जो डैनियल सेल में जो हमारे साइंटिस्ट जिसने डैनियल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन थी। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कि 1 मोलर Zn2 पॉजिटिव के आयन है और 1 मोलर SO4 2 नेगेटिव के आयन। मतलब जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जितने पॉजिटिव चार्ज आयन है उतने ही नेगेटिव चार्ज आयन है। तो जितने दोनों जो सॉल्यूशंस है वो हमारे कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे, क्योंकि दोनों 1 मोलर लिए थे। लेकिन क्या होता है, जब हम रोड उसको डिप कर देते हैं उनके अंदर, तो सॉल्यूशंस न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों होगा? ओवरऑल जो ZnSO4 सॉल्यूशन की जब मैं बात करती हूँ, देखिए ये मेरा ZnSO4 है सॉल्यूशन, इसमें मैंने जिंक की रोड डिप करी है। तो क्या हो रहा है, मेरे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। पहले इसके अंदर सपोज कर 50 आयंस थे Zn2 पॉजिटिव के और 50 थे SO4 2 नेगेटिव के। सॉल्यूशन न्यूट्रल, एग्जैक्टली सेम। अब मेरी जिंक रोड ने भी Zn2 पॉजिटिव के आयंस इसको दे दिए और जिंक की रोड ने भी और दे दिए। मतलब सपोज चल मैंने एग्जांपल ले लिया, पहले इसके पास 50 थे, 20 इसको और दे दिए, तो Zn2 पॉजिटिव के कितने हो गए आयंस? टोटल 70 हो गए। तो अब मेरे टोटल Zn2 पॉजिटिव के आयंस कितने हो गए थे? मैंने 50 बोला था पहले, 50 प्लस मैंने 20 और दे दिए रोड से, टोटल कितने हो गए? 70। बट SO4 2 नेगेटिव का तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? कम, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है वो कैसा चार्ज डेवलप कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा ओवरऑल। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू द रॉड।
और अगर मैं रॉड की बात करूँगी, ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर मैं जिंक, इसमें ये सॉल्यूशन पे क्या है, सॉल्यूशन है ये अंदर, इस पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, ZnSO4 में रॉड पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं, रॉड पर ही रह जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे कभी भी, वो रॉड पर ही रह जाते हैं, वो रॉड तक ही रहते हैं। इलेक्ट्रोड है ना हमारी, इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लग रहा, तो वो हमेशा किस पे रहेंगे, रॉड पे रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बात आती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे क्या होगा। अब कॉपर के अंदर क्या हो रहा है कि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर रहा है, मतलब उसमें उल्टी चीज़ चल रही है। यहाँ पर जो मेरे कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, उस वायर के थ्रू जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, कोई नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं हम दे रहे बाहर से, जो हमने वायर कनेक्ट करी है उसी के थ्रू जो हमारे जिंक जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था वहाँ से फ्लो करते हुए इस कॉपर की इलेक्ट्रोड तक आते हैं, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप हुई है, वहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास पहले सपोज कर 20 या 40 जो भी तेरे को लगाना है एग्जाम्पल, मैंने मान लिया 40 मेरे पास थे पहले कॉपर के आयन और 40 थे सल्फेट के, तो मेरे 40 में से कॉपर 2 वाले तो कम हो गए, सपोज मेरे रहन बाद में 20 रह गए, तो मेरे पास 20 रह गए, तो मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव तो 20, SO4 2 नेगेटिव 40, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर बिल्कुल रिवर्स होगा। क्या रिवर्स हुआ, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, कॉपर के सॉल्यूशन के ऊपर कैसा आ गया नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोड पे कंपैरेटिवली कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा रखी है ऑक्सीडेशन। अब वो तो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब ऑक्सीडेशन की वजह से सॉल्यूशन पे मैंने ये लिख रखे है, कंक्लूजन लिख रखा है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ Zn to Zn2 पॉजिटिव द सॉल्यूशन ऑफ aqueous ZnSO4 एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज as Zn2 positive gets added into the solution. Due to the reduction of copper 2 positive charge is being removed from the solution, मतलब कम होता जा रहा है, बाहर निकाले जा रहे हैं, therefore it acquires negative charge. अब इन accumulation of charges की वजह से ऐसा क्या हुआ कि हमारा flow of electrons रुक गए। अब क्वेश्चन ये आता है, अब क्या हुआ, देख ऐसा हो जाती है सिचुएशन कि हम ना जैसे मेरे पास था, इस सेल को देख के समझने की कोशिश कर कि मेरा जो सॉल्यूशन है aqueous ZnSO4 का उस पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रोड पे, और इधर क्या है। अब जब काफ़ी टाइम हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस हैं ZnSO4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ना और पॉजिटिव चार्ज जो इस जिंक रोड से है, मैंने बताया था जिंक रोड ख़त्म नहीं हुई थी, पर ये जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है यही दूसरे पॉजिटिव चार्ज को नहीं आने देते, यही धक्का मारता है। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, बेसिकली ये ध्यान रख ले जाए। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। अब Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर जिंक का ही ऑक्सीडेशन नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो इधर कॉपर के पास अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर भी डिपोजिशन होना बंद हो जाएगा। और अगर कुछ सपोज मैंने माना कि सारों का ऑक्सीडेशन नहीं रोक पाए हम, वहाँ पे नहीं रुका अपने आप, हम तो नहीं रोक रहे, वो अपने आप नहीं रुका, तो अभी यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है ना वो और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो हमारा एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है।
तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर ना तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बेसिकली बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद होने से हमारा क्या होगा, करंट जनरेशन बंद हो जाएगी। करंट जनरेट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर हमारा इस तरीके से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद, बल्ब फ्लो करना बंद। अब फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ इसका तरीका निकालें, इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें कि भाई अब हमारा करंट तो फ्लो होना बंद हो गया, हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव के आयंस भी है और जिंक की रॉड भी है, तो कुछ हम ऐसी इसके अंदर और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दें जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो पहले न्यूट्रल था तो करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम किसी तरीके से इस चार्ज को कम कर दें तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और करंट दोबारा से रीजनरेट होने लग जाएगा। तो इसलिए हमने किस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया था, इसका सॉल्यूशन क्या था इस प्रॉब्लम का, हमने रीस्टार्ट करने के लिए करंट को दोनों को न्यूट्रलाइज किया, तो हमने किस चीज़ का इंट्रोड्यूस किया, सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन किया। सॉल्ट ब्रिज आगे वाले एक डायग्राम में दिखाती हूँ। सॉल्ट ब्रिज ये जो ये इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है, इसको लिख लियो। सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑन द अगार अगार चेन। ये बेसिकली हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज बेसिक इन्वर्टेड यू शेप, उल्टी यू शेप, इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, उल्टी यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ऑन द सॉलिड अगार अगार जेल सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है, इनर्ट का मतलब होता है जो खुद रिएक्शन शो ना करे, जैसे हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच इटसेल्फ शुड नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब इससे क्या होगा ना, सपोज जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट KNO3 है, तो जब मैं इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को डिप करूँगी इन दोनों बीकर्स के अंदर, तो क्या होगा, जो अपोजिट चार्ज आयन होगा वो रिस्पेक्टिव बीकर्स के अंदर चला जाएगा। जैसे कि जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज आयंस वाला बीकर है उसके अंदर NO3 नेगेटिव जाएगा, KNO3 लिया है सपोज मैंने, यहाँ पे जो एग्जांपल है, KNO3 किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, किसके अंदर टूटेगा KNO3, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, दो चीज़ों के अंदर टूटेगा। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव चार्ज वाले बीकर में जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव के अंदर जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। पहले बस यही तो हुआ था ना, 50 पॉजिटिव चार्ज वाले थे तो 70 नेगेटिव वाले थे, 70 नेगेटिव वाले थे तो 50 पॉजिटिव वाले थे, बस यही सिचुएशन तो थी, थोड़ी बहुत न्यूट्रलिटी का ही तो चेंज आया था, और तो सब सेम था, और किसी चीज़ से तो हमें दिक्कत नहीं थी। तो बस हम इसी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इन दोनों की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मोबिलिटी होती है, बेसिकली स्पीड होती है आयंस की सॉल्यूशंस के अंदर जाने के लिए, वो सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तो बहुत जल्दी चला जाए और एक बहुत लेट जाए, तो सेम स्पीड से जाएंगे तो सेम तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजिली हो जाएगा। और दे देमसेल्फ शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वो तो इनर्ट का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो इनर्ट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये पॉइंट भी रखना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और एक क्या होता है कि जो आयंस होते हैं शुड नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म नहीं करना चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, जो ये इनके माउथ है ना इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब्स के, वो ब्लॉक हो जाएंगे और वो आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं जो ये मेरे आयंस है वो रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे गोला सा बन जाएगा, ये जैसे मैंने इसमें बनाया है, ये ब्लॉकेज हो गई इस जगह पे, अब ब्लॉक हो गई तो आयंस नहीं आ पाएंगे, और जैसे अगर आयंस ही नहीं आ पाए, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, तो हमने जिस पर्पस के लिए सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया था न्यूट्रलाइजेशन के लिए, वो नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, याद रखिए। और ये जो ये टॉपिक्स हैं ये इसी अकॉर्डिंग आते हैं, ऐसे नहीं आएगा कोई भी कि पूरा
डैनियल सेल भी आ जाए, रिप्रेजेंट करके दिखाओ, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जैसे इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस क्या है, मैंने हिंदी में और सारी चीज़ें को बता दी ढंग से, इसको एक बार रीड करेगा। सॉल्यूशन क्या था प्रॉब्लम का, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कंक्लूजन है या ये है, ये इसी तरीके से याद कर लियो, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक तो KNO3 बताया, उसके अलावा भी और हो सकता है, जैसे KCl है, K2SO4 है, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बट एक बात ध्यान रखियो, AgNO3 यूज़ नहीं किया जा सकता एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस केस के अंदर। डैनियल सेल के अंदर AgNO3 एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, मैंने ये बोला कि बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कब हमारे लिए काम का नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब वो इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म कर ले या कोई रिएक्शन शो कर दे बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जिंक 2 पॉजिटिव के साथ NO3 नेगेटिव रिएक्ट कर दे, करके पीपीटी तो फॉर्म नहीं करेगा, बट क्या होगा, सिल्वर के साथ जो है हमारा Ag के साथ जो SO4 2 नेगेटिव है वो रिएक्ट कर जाता है, तो उसके पीपीटी हमें मिल जाते हैं। Ag पॉजिटिव इनर्ट की तरह बिहेव इस केस में नहीं करेगा। क्या होगा हमारा इस केस के अंदर, इसके अंदर हमारे जो Ag पॉजिटिव आयंस है, Ag पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ, और दो Ag पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, Ag2SO4 के अंदर हमें कन्वर्ट होके के मिल जाते हैं। और जैसे ही प्रेसिपिटेशन हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेसिपिटेशन शो करे चाहे नेगेटिव, अगर एक भी प्रेसिपिटेशन शो कर देगा तो हमारा वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, क्या AgNO3 यूज़ किया जा सकता है एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज, तो ये नो होता है, नो, AgNO3 इज़ नॉट यूज्ड एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द डैनियल सेल, ठीक है। अब और ये भी और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 2 नंबर में जनरली सर देते हैं, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चारों पॉइंट ऐसे कैसे याद रख लियो, आधे नंबर का एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइज द 2 सॉल्यूशन, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, और ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स होने से बचाता है। अब इसमें से हर टर्म को तेरे को समझने की जरूरत नहीं है, बस ये चारों टर्म याद रख ले। ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुआ, ये बेसिकली तेरे सिलेबस में है या है, इम्पॉर्टेंट है तेरे लिए, तो वो चीज़ ध्यान रख ले, वो बहुत है, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बाद डैनियल सेल के केस में एक बात देखने वाली, ये जो है मैंने बताया जिंक का क्या हो रहा है इस केस में, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो ये एक बीकर है इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल, इस एक बीकर को हम बुलाते हैं हाफ सेल। तो जिंक वाली साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो और कॉपर वाली साइड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिंक वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और कॉपर वाली साइड को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब ये इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर पूरे का पूरा मेरा डैनियल सेल रिप्रेजेंट कर रखा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुझे हमेशा ध्यान रखनी है, रिडॉक्स रिएक्शन के केस में जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। कभी भी अगर तूने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज सेम नहीं है रिएक्शन के अंदर, तो तुझे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि तू कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। जैसे इसके अंदर अगर Zn 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर रहा है। देख जेड जैसे रिएक्शन लिखी हुई है नोड पे, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर के अंदर चेंज हो रहा है। तब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो मैंने शुरुआत में तेरे को बताई थी वो हमें मिल जाएगी। ये था सारा हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी गैल्वेनिक सेल के बारे में बेसिकली, ठीक है। 2 टाइप के सेल थे मैंने बताए थे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसमें से मैंने एक के बारे में अभी पूरा तेरे को बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद
आगे आता है रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन अगली वीडियो में समझा दूंगी, यहाँ तक अभी इसको अच्छे से देख ले। ठीक है।